क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश में ना होते तो हमारे देश का नक्शा कैसा होता। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो पता नहीं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने के लिए हमें कितनी बार वीजा लेना पड़ता। हमारा देश एक भारत देश ना होकर सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता। मुंबई से दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए, चेन्नई से हैदराबाद जाने के लिए पता नहीं हमें कितनी बार वीजा लेना पड़ता, क्योंकि ये सब एक अलग देश होता। सुनने में ये सिर्फ एक कल्पना लगती है, लेकिन 1947 में जब हमारा देश भारत आजाद हुआ तो उस समय हमारे देश की स्थिति कुछ इसी तरह की थी। उस समय हमारे देश में 562 रियासतें थी और अगर वो चाहते तो अलग देश बन सकते थे। लेकिन तभी इतिहास के मंच पर एक ऐसे व्यक्ति आए जिनकी शक्ति लोहे जैसी थी, जिन्होंने बिना किसी युद्ध के पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ द इंडिया, भारत के लौह पुरुष। इतिहास में कई योद्धा तलवार से जीतते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हैं जो सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से पूरे देश का भविष्य बदल देते हैं। सरदार पटेल उन्हीं में से एक थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन साहस, कर्तव्य और त्याग की अद्भुत कहानी है और आज के इस वीडियो में हम उनके जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और उससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि हमेशा चर्चा में रहती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या प्रधानमंत्री बन सकते थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद शुरू हुआ भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आखिरी लड़ाई। भारत के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था और अंग्रेज यहाँ के लोगों पर खूब जुल्म ढा रहे थे, खूब अत्याचार कर रहे थे। उसी समय दूसरा वर्ल्ड वार चल रहा था जो कि 1939 से शुरू होकर 1945 तक चला था। दूसरे वर्ल्ड वार में ब्रिटिश को यह पता चल चुका था कि बिना भारतीयों के सहयोग के वो ये युद्ध नहीं जीत सकते। तो उस समय जो स्वराज की मांग चल रही थी उस पर बातचीत करने के लिए सरकार ने बड़े बड़े नेताओं को जेल से रिहा कर दिया। 1945 में जब दूसरा वर्ल्ड वार खत्म हो गया तो उस समय ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका था कि ब्रिटिश सब भारत को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 1946 में जब इलेक्शन हुआ तो उस समय कांग्रेस की भारी बहुमत के साथ जीत हुई और ये पूरी तरह से स्पष्ट था कि जिसे भी कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा आजाद भारत का, वही पहला प्रधानमंत्री बनेगा। 1940 के बाद कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ था और 1946 में यह तय हो चुका था कि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। तो अप्रैल 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई। यह भी तय हो गया कि अप्रैल महीने के अंत तक नॉमिनेशन भरना है। तो उस समय ऐसा नहीं था कि जो भी चाहते वो नॉमिनेशन भर सकते थे, इसके लिए कुछ अलग रूल था। नियम यह था कि उस समय 15 कांग्रेस कमेटी थी जिसे कि पीसीसी कहा जाता था, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उनको नॉमिनेशन भेजना था कि मेरी तरफ से यह उम्मीदवार होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटी में से 12 ने सरदार पटेल का नाम रिकमेंड किया और बाकी 3 ने किसी का नाम रिकमेंड नहीं किया। मतलब कि नॉमिनेशन के लिए सिर्फ एक नाम आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उस समय यह पूरी तरह से तय था कि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। फिर कहा जाता है कि रूल को थोड़ा फ्लेक्सिबल किया गया और नेहरू जी का भी नॉमिनेशन करवाया गया। अब इलेक्शन का समय आ गया और सरदार पटेल को पूरा समर्थन प्राप्त था। अब इलेक्शन से ठीक पहले महात्मा गांधी सारे नेताओं के साथ बैठे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि 15 में से 13 प्रांत ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम रिकमेंड किया है और 3 ने किसी का नाम रिकमेंड नहीं किया है। वैसे बहुत जगह यह भी उल्लेख मिलता है कि कुछ प्रांतों ने कृपलानी के नाम पर अपना समर्थन दिया था, लेकिन उन्होंने नेहरू का समर्थन करके अपना नामांकन वापस ले लिया था। अब यहाँ पर महात्मा गांधी कहते हैं कि चूंकि कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया है, इसलिए अब यहाँ पर मैदान में सिर्फ 2 लोग हैं, नेहरू और पटेल। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये चुनाव सर्वसम्मति से हो ताकि किसी के मन में कोई शंका न रह जाए। फिर महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू से पूछते हैं कि जवाहर, तुम्हारे नाम का प्रस्ताव किसी भी प्रांत ने नहीं किया है, तुम इसमें क्या कहते हो। तो इस पर जवाहरलाल नेहरू पूरी तरह से मौन रह जाते हैं और एक शब्द नहीं बोलते हैं। अब महात्मा गांधी पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उसमें कुछ लिखते हैं और फिर उस पेपर के टुकड़े को सरदार पटेल साहब को दे देते हैं। पटेल साहब उस पेपर के टुकड़े को अपने हाथ में लेते हैं, उसे पढ़ते हैं और फिर उसे अपने पॉकेट में रखकर सबके सामने कहते हैं कि मैं अपना नामांकन वापस लेता हूँ।
उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल का वर्चस्व इतना बड़ा था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने महात्मा गांधी के कहने पर अपना नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने महात्मा गांधी से यह भी नहीं पूछा कि आप मुझे चुनाव लड़ने से क्यों मना कर रहे हैं। जब मुझे पूरा समर्थन हासिल है तो मैं क्यों वापस हटूं, क्यों अपना नामांकन वापस लूं। उन्होंने महात्मा गांधी से कुछ नहीं पूछा और अपना नामांकन वापस ले लिया। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा कि उनका जीवन त्याग की एक अद्भुत कहानी है। बापू ने कह दिया तो बस कह दिया, उसके बाद कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक सवाल कि नामांकन वापस लेना है, और उन्होंने वही किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास मौका था देश का पहला प्रधानमंत्री बनने का, और उन्होंने हंसते हंसते इसका त्याग कर दिया। हमारे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की छवि इतनी ऊंची इसीलिए नहीं है कि वो हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर थे, पहले उप प्रधानमंत्री थे, बल्कि इसीलिए है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कुर्बानियां दी, बहुत सारा त्याग किया। तो हमें भी उनके जीवन से कुछ सीखना चाहिए, और सबसे बड़ी सीख यही है कि हमारे अंदर कुछ करने के लिए, दूसरों के हित के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए। हम दूसरों के दिल में तब अपना जगह नहीं बनाते हैं जबकि हम अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लेते हैं। दूसरों के दिल में हम तभी अपना जगह बना पाते हैं जबकि हमारे अंदर त्याग की भावना होती है, क्योंकि त्याग ही एक इंसान को खुद की और दूसरों की नज़र में महान बनाती है। तो अगर आप नहीं जानते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। ये थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की त्याग की कहानी। चलो अब मैं आपको उनके जीवन से जुड़ी एक और घटना के बारे में बताता हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि वो अपने कर्तव्य का पालन किस तरह से करते थे। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने जीवन की परिस्थितियों के अनुसार ही फैसले लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके जीवन की परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, लेकिन वो कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व भी कुछ इसी तरह का था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए कर्तव्य सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये उनके जीवन का सार था, ये उनके जीवन का धर्म था। ये घटना है 1908 की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पत्नी का तबीयत खराब हो जाता है और उन्हें मुंबई के कामा अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तो डॉक्टर उनका इलाज करते हैं और कहते हैं कि इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। कहा जाता है कि उनकी पत्नी लंबे समय से बीमार थी, और बहुत जगह ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि उन्हें कैंसर था, तो मुंबई के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चलता है कि उनके जान पहचान के एक व्यक्ति पर सरकार ने हत्या का मुकदमा लगा दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उस समय बहुत ही सम्मान था और वो एक बहुत ही अच्छे वकील माने जाते थे। तो उस व्यक्ति ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से अनुरोध किया कि आप मेरा केस लड़िए, मेरा पक्ष रखिए, नहीं तो मेरी हार तय है। अब यहाँ पर आप देखो, पत्नी का इलाज चल रहा है, वो अस्पताल में भर्ती है और इनको जाना है अपने मित्र का केस लड़ने के लिए। कितनी बड़ी दुविधा है, पत्नी को देखें, परिवार को देखें, या फिर मित्र को बचाएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी पत्नी को ये कहकर कि मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा, उन्हें अस्पताल में छोड़कर अपने दोस्त का केस लड़ने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर अस्पताल में डॉक्टरों को लगा कि उनकी पत्नी की परिस्थिति में सुधार है और सर्जरी की जा सकती है, तो उन्होंने पटेल साहब की अनुपस्थिति में ही उनकी सर्जरी कर दी और पटेल साहब को एक तार भेज दिया कि आपकी पत्नी का सर्जरी हो चुका है और वो अभी ठीक है। तो ये सुनकर पटेल साहब को भी थोड़ा सुकून मिला कि चलो परिस्थिति ठीक है और अब मैं आराम से ये केस लड़ सकता हूँ। अब अगले दिन अदालत में सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने मित्र का केस लड़ने लगे और उन्हें बचाने का प्रयास करने लगे। पटेल साहब अदालत में अपने मित्र का केस लड़ रहे थे, उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे थे। तभी यहाँ पर अस्पताल में उनकी पत्नी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। फिर कुछ देर के बाद एक चपरासी अदालत के अंदर आता है। वो सरदार पटेल के हाथ में एक तार का संदेश देता है। सरदार पटेल उसे पढ़ते हैं और उसे मोड़कर अपने पॉकेट में रख लेते हैं। उस समय मैसेज भेजने का यही सबसे तेज तरीका था, जिसे कि तार कहा जाता था या फिर टेलीग्राम। तो पटेल साहब ने उस तार को अपने जेब में रखा, अपने मित्र का केस लड़ने लगे और उन्हें बचा भी लिया। तो जब केस खत्म हो गया तो उनके मित्र ने पूछा कि चपरासी अंदर क्यों आया था और तुम्हारे हाथ में उसने क्या दिया? मैंने देखा कि तुमने उसे पढ़ा और अपने पॉकेट में रख लिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बताया कि मेरी पत्नी का निधन हो गया है और इस तार में वही संदेश था। दोस्तों जरा सोच कर देखो, कितने महान थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अस्पताल में उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन बावजूद इसके वो केस को नहीं छोड़ते हैं
पूरी दृढ़ता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और अपने मित्र को वो बचा भी लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और ये घटना है जनवरी 1909 की। मतलब कि उस समय उनकी उम्र 33 साल की थी, लेकिन आप देखो कि 33 साल में उनका खुद के ऊपर कितना नियंत्रण था। सरदार पटेल साहब का जन्म 1875 में हुआ था और 1891 में उनकी शादी हो गई थी। उस समय उनकी उम्र मात्र 16 साल की थी। उनके 2 बच्चे थे और जनवरी 1909 में जब पटेल साहब मात्र 33 साल के थे तो उसी समय उनकी पत्नी का निधन हो गया। ये घटना दिखाती है कि पटेल साहब अंदर से कितने मजबूत थे और उनका खुद के ऊपर कितना नियंत्रण था। अभी तक हमने पटेल साहब के जीवन की 2 घटना के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि पटेल साहब ने भारत का एकीकरण कैसे किया। आज जो हम भारत देखते हैं, आज़ादी के समय हमारे देश का नक्शा इस तरह का नहीं था। उस समय हमारे देश में 562 छोटी छोटी रियासतें थीं। 1942-43 के आसपास जब अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि अब भारत छोड़ना पड़ेगा, तब से उन्होंने इन छोटी छोटी रियासतों को भड़काना शुरू कर दिया और ये कहने लगे कि अगर आप चाहो तो इंडिया में रह सकते हो या फिर पाकिस्तान में रह सकते हो या आज़ाद भी रह सकते हो। उस समय हमारे देश का पूरा हिस्सा अंग्रेजों के अधीन नहीं था। अंग्रेजों के अधीन हमारे देश का लगभग 50 से 60% ही था। कुछ भाग फ्रांस के पास भी था, जैसे कि पौंडीचेरी, कुछ भाग पुर्तगाल के पास जैसे कि दमन एंड दीव, गोवा, और बाकी का हिस्सा छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था जो कि राजाओं के अधीन था। आज़ादी के समय बहुत सारी रियासतें ये मन बना चुकी थी कि हम भारत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम आज़ाद रहेंगे, और कुछ रियासतें तो पाकिस्तान में भी मिलना चाहती थी। इस तरह छोटी छोटी रियासतें मिलकर कुल 562 रियासतें थीं। अब आज़ादी के समय इन सारी छोटी छोटी रियासतों को भारत में मिलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। महात्मा गांधी ने एक बार कहा भी था कि ये काम इस देश में सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इन सारी रियासतों को एक करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में एक मंत्रालय का गठन किया गया। अब पटेल साहब की खूबी देखिए, उन्होंने सारी रियासतों से बात की और ज़्यादातर रियासतें बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी शर्त के भारत में मिलने को तैयार हो गई। कुछ जगह तो बहुत प्रॉब्लम आई, जैसे कि जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, लेकिन अंत में पटेल साहब ने इन सब को भी भारत में मिला लिया। जूनागढ़ एक हिंदू बहुल क्षेत्र था, लेकिन वहाँ के जो राजा थे, जो नवाब थे, वो मुस्लिम थे। वहाँ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला भी कर लिया था, लेकिन वहाँ की जनता भारत में मिलना चाहती थी। अब यहाँ पर सरदार पटेल ने क्या किया, उन्होंने भारतीय फौज को जूनागढ़ की सीमा पर तैनात कर दिया। अब यहाँ पर सरदार पटेल ने क्या किया, वो खुद जूनागढ़ पहुँच गए और वहाँ जाकर उन्होंने वहाँ की जनता से बात की। फिर उन्होंने वहाँ की जनता को समझाते हुए कहा कि भारतीय फौज यहाँ पर तैनात की गई है आपकी सुरक्षा के लिए, ताकि कोई भी आपके ऊपर दबाव न डाल सके। उन्होंने जनता से कहा कि जब भारतीय फौज यहाँ से वापस जाएगी तो वो जूनागढ़ की जनता को एक उपहार देकर जाएगी और वो उपहार होगा जनता की सरकार। फिर उन्होंने वहाँ की जनता से एक ही बात कहा कि आप लोग ये फैसला कीजिए कि आप लोग भारत में रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो इस पर सारी जनता ने अपना हाथ उठाकर भारत में रहने का समर्थन किया। पटेल साहब ने जूनागढ़ की जनता से कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके इस निर्णय को कोई नहीं बदल सकता। फिर वहां पर वोटिंग कराई गई और वहां की जनता ने भारी बहुमत से भारत के पक्ष में मतदान किया और इस तरह से जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। अब इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था हैदराबाद को भारत में मिलाना। उस समय हैदराबाद बहुत बड़ा था। आज जो हम हैदराबाद देख रहे हैं, उस समय का हैदराबाद इस तरह का नहीं था। उस समय के हैदराबाद में आज के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलावा कुछ मध्य प्रदेश, कुछ छत्तीसगढ़ और कुछ कर्नाटक का भी भाग था। हैदराबाद के जो निजाम थे वो भारत के साथ मिलने के लिए राजी ही नहीं हो रहे थे। वहाँ के एक और नेता थे जिनका नाम था कासिम रिजवी, वो तो भारत को धमकी दे रहे थे। तो सरदार पटेल ने सबसे पहले बातचीत के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें लगा कि बातचीत से इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, तब उन्होंने आदेश दिया सैन्य कार्रवाई का और इसका नाम दिया ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई 5 दिन तक चली और 5 दिन में ही हैदराबाद की सेना ने घुटने टेक दिए और इस तरह से हैदराबाद का भारत में विलय हो गया।
इसके बाद जो दिक्कत आई वो थी जम्मू एंड कश्मीर में। वहाँ के राजा थे हरि सिंह और वो भी नहीं मान रहे थे। वो भी कह रहे थे कि हम एक अलग राष्ट्र बनेंगे, अलग देश बनेंगे और भारत में हमारा विलय नहीं हो सकता। लेकिन अक्टूबर 1947 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने कबायलियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। अब हरि सिंह ने क्या किया, उन्होंने भारत से मदद मांगी। तो पटेल साहब ने कहा कि सबसे पहले तुम भारत के विलय के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करो, तभी हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर के राजा हरि सिंह को पता था कि वो अकेले पाकिस्तान का मुकाबला कर नहीं सकते हैं, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही उस पेपर पर साइन कर दिया और इस तरह से जम्मू और कश्मीर का भी भारत में विलय हो गया। तो जहां तक संभव हो सका, सरदार पटेल ने रियासतों को बातचीत के द्वारा ही भारत में मिला लिया, लेकिन जहां पर संभव नहीं हो सका वहां पर वो सैन्य कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटे। इसी तरह त्रवणकोर, जोधपुर और भोपाल में भी प्रॉब्लम आई, लेकिन सरदार पटेल ने सबको एक एक करके अपनी कूटनीति से भारत में मिला लिया। तो ऐसे थे हमारे सरदार पटेल साहब, और अगर आज वो नहीं होते तो भारत देश बहुत सारे देशों का एक कंटिनेंट होता। अब हम बात करते हैं कि सरदार पटेल की गांधी जी से मुलाकात कैसे हुई। ये बात है 1917 की, जब गांधी जी गुजरात क्लब आ रहे थे वहाँ के लोगों को संबोधित करने के लिए। तो पटेल साहब के एक मित्र ने उन्हें बताया कि एक सभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पर गांधी जी आ रहे हैं। तो पटेल साहब का रिएक्शन था कि क्या इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमें आज़ादी मिल जाएगी। फिर सरदार पटेल साहब के मन में कुछ आया और वो गांधी जी को सुनने के लिए वहाँ पर चले गए और वहीं पर उनकी पहली मुलाकात गांधी जी से हुई। उन्होंने सुना कि गांधी जी कह रहे थे कि हम देशवासियों का अंग्रेजी और अंग्रेजों के प्रति प्रेम बढ़ते जा रहा है, स्नेह बढ़ते जा रहा है और ये हमारे देश को कहाँ लेके जा रही है। गांधी जी ने अपने भाषण में मातृभाषा का प्रयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपनी हर सभा में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहने की बात करते हैं। हम ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की बात करते हैं और अपनी हीनता का परिचय देते हैं। इसे हमें खत्म करने की जरूरत है क्योंकि ये हमारे आत्मसम्मान के खिलाफ है। जब तक सरदार पटेल गांधी जी से मिले नहीं थे, उनको सुना नहीं था, तब तक वो वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे थे, जैसे कि शर्ट, पैंट, कोट। लेकिन जैसे ही वो गांधी जी से मिले, उनको सुना, तो वो उनसे इतने प्रभावित हो गए कि सबसे पहले उन्होंने अपने वेस्टर्न ड्रेस को जला दिया और धोती कुर्ता पहनने लगे। इसके बाद गांधी जी को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो कि अपना सब कुछ छोड़कर पूरे समय उनके साथ रहे और खेड़ा सत्याग्रह की बागडोर अपने हाथ में ले। उन्होंने जब अपने मन की बात को सारे कार्यकर्ताओं के सामने रखा तो सबसे पहले तैयार हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बात है 1918 की, जबकि गुजरात के खेड़ा जिलों में अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था और किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। उनके पास इतने भी अन्न नहीं थे कि वो अपने परिवार और अपने बच्चों का पेट भर सके। एक तरफ किसानों के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था, उनकी फसल बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके अंग्रेजों का कहना था कि फसल का चाहे कुछ भी हो लेकिन तुम्हें कर तो देना ही पड़ेगा। अब जरा सोचो कि किसान जिनके पास खाने तक के लिए अन्न नहीं है, वो कर कहाँ से देंगे। किसानों की बात को सुनने वाला कोई नहीं था, उनकी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं था और अंग्रेजी सरकार जुल्म पर जुल्म ढाए जा रहे थे। लेकिन तभी किसानों के मसीहा के रूप में उभर कर निकले सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी ने पटेल साहब के ऊपर खेड़ा सत्याग्रह की जिम्मेवारी सौंपी थी और पटेल साहब ने इसे बखूबी निभाया। पटेल साहब गांव-गांव गए, किसानों से मिले और उन्हें समझाया कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब मिलकर अपनी आवाज़ को अंग्रेजी सरकार के सामने उठाएंगे और उन्हें मानना ही पड़ेगा। फिर पटेल साहब के नेतृत्व में शुरू हुआ एक शांत और शक्तिशाली आंदोलन और किसानों ने यह तय किया कि हम कर नहीं देंगे। अंग्रेजों ने दबाव बनाया, किसानों की जमीन जब्त करने की कोशिश की, उन्हें डराया गया, लेकिन बावजूद इसके किसान टूटे नहीं और झुके नहीं क्योंकि उनके साथ थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंत में अंग्रेज सरकार को झुकना ही पड़ा, उन्हें किसानों का कर माफ करना पड़ा और उनकी जब्त की हुई संपत्ति भी लौटानी पड़ी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों का ये आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा और इसे ही हम खेड़ा सत्याग्रह कहते हैं। खेड़ा सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में पहला सफल जन आंदोलन था और इस आंदोलन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने सीखा कि जनता को संगठित कैसे किया जाता है, बिना हिंसा के लड़ाई कैसे जीती जाती है और सच्चा नेतृत्व क्या होता है।
अब इसके बाद हम इतिहास की एक और बड़ी घटना के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि हमें ये भी पता चलेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार क्यों कहा जाता है और उनको ये उपाधि किसने दी। 1918 के खेड़ा सत्याग्रह के बाद पटेल साहब का कुशल नेतृत्व सामने आया और वो एक बड़े नेता के रूप में उभरे। अब इसके ठीक 10 साल बाद 1928 में पटेल साहब ने एक और बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे कि हम बारडोली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। 1928 में गुजरात का बारडोली क्षेत्र एक गंभीर संकट से गुजर रहा था। एक तरफ सूखा, दूसरी तरफ फसलें खराब और ऊपर से कर्ज का बोझ। किसान पहले ही टूट चुके थे, लेकिन तभी अंग्रेजी सरकार ने उनके ऊपर एक और बड़ा आघात किया और भूमि टैक्स को लगभग 30% बढ़ा दिया। ये सिर्फ एक कर नहीं था, ये किसानों के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन चुका था। किसानों ने अंग्रेजी सरकार से विनती की कि हमारी फसल नहीं हुई है, हम कर नहीं दे पाएंगे, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक न सुनी। अब किसानों के पास 2 रास्ते थे, झुक जाना या फिर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। किसान दुविधा में थे कि आखिर करें क्या। तभी उनकी मदद के लिए एक मसीहा उनके गांव में पहुंचे, जिनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली में तुरंत आंदोलन शुरू नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने गांव का दौरा किया, किसानों से मिले और स्थिति को समझा। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली में किसानों की एक सभा बुलाई और उन सब से कहा कि बापू ने अहिंसा के साथ जो आंदोलन की बात की है, उसे हमें करके दिखाना है। हमें अपनी सामूहिक अहिंसक शक्ति को सरकार के सामने साबित करना है। पटेल साहब ने किसानों से कहा कि अगर हम सब एकजुट होकर ये तय कर ले कि हम लोग टैक्स नहीं भरेंगे, तो सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन इसके लिए हमें डरना नहीं है, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है और एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है। अगर हम सब एकजुट हो जाएंगे तो सरकार का ये अन्याय हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। जब पटेल साहब ने किसानों को यह भरोसा दिलाया कि इस आंदोलन में वो उनके साथ रहेंगे, तब जाकर शुरू हुआ बारडोली का सत्याग्रह। पटेल साहब ने किसानों से कहा कि आप सब ये सोच रहे हैं कि सरकार हमारी जमीन जब्त कर लेंगे। मैं कहता हूं कि इसका मतलब क्या है। वो हमारी जमीन को कैसे जब्त कर सकते हैं? हमारी जमीन को वो कहां लेकर जाएंगे? क्या वो हमारी जमीन को लेकर लंदन चले जाएंगे? पटेल साहब ने किसानों को समझाया कि जमीन को अपने नाम पर करने के लिए सरकार को गांव और तहसील के लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इस काम के लिए जब सरकार हमें ढूंढेंगे, हमारी मदद चाहेंगे, तो हम ना तो उनकी मदद करेंगे और ना ही उन्हें हम मिलेंगे। हम ऐसा आंदोलन चलाएंगे, ऐसी हवा चलाएंगे जिसमें कि सिर्फ एक चीज की सुगंध होगी और वो है स्वराज। अब जब पटेल साहब बारडोली के किसानों के साथ खड़े हो गए, तब शुरू हुआ बारडोली का सत्याग्रह। किसानों ने यह फैसला किया कि वो बढ़ा हुआ कर नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। अंग्रेज सरकार ने दबाव बनाना शुरू किया, जमीन जब्त कर ली गई, मवेशी छीन लिए गए, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, लेकिन इस बार किसान भी तैयार थे। पटेल साहब के नेतृत्व में वो चट्टान की तरह खड़े हो गए और ये निर्णय कर लिया कि हम बढ़ावा कर नहीं देंगे तो नहीं देंगे। अंग्रेज सरकार के अन्याय और जुल्म के बावजूद किसान डरे नहीं, झुके नहीं और आखिरकार अंग्रेज सरकार को बढ़ावा कर वापस लेना पड़ा। बारडोली सत्याग्रह में पटेल साहब ने किसानों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि हिंसा नहीं करनी है, सरकार से सीधे नहीं टकराना है और पूरी एकता बनाए रखनी है। और उनका यही निर्णय बारडोली की सत्याग्रह को सफल बनाया। बारडोली की सफल सत्याग्रह के बाद किसानों की एक सभा बुलाई गई, जिसमें सरदार पटेल के साथ साथ महात्मा गांधी भी उपस्थित हुए। फिर इस सभा में सरदार पटेल ने जो कहा, उसने किसानों की दिल को पूरी तरह से छू लिया। पटेल साहब ने कहा कि इस सत्याग्रह की सफलता का श्रेय आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन मैं इसका पात्र नहीं हूं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी आदमी बीमार पड़ता है तो डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, उनको दवा देते हैं और कुछ दिन के बाद वो रोगी ठीक भी हो जाता है। और अगर दवा से रोगी ठीक हो जाता है तो इसका श्रेय 2 ही आदमी को मिलता है, डॉक्टर को और रोगी को। लेकिन यहाँ पर मैं ना तो डॉक्टर था और ना ही रोगी, मैंने सिर्फ और सिर्फ दवा खिलाने का काम किया। इसीलिए बारडोली सत्याग्रह की सफलता का श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए। पटेल साहब के कहने का मतलब था कि इस सत्याग्रह की सफलता का श्रेय गांधी जी को और आप सबको जाता है। इसे कहते हैं लीडरशिप। जब काम हो गया तो उसका श्रेय लेना नहीं चाहते हैं, बल्कि देना चाहते हैं।
दोस्तों, बारडोली सत्याग्रह सिर्फ एक आंदोलन की जीत नहीं थी, ये जीत थी विश्वास, नेतृत्व और एकता की। इस जीत के बाद गांव के सारे किसान इकट्ठा हो गए। उनकी आंखों में पटेल साहब के प्रति सम्मान था और दिल में कृतज्ञता। फिर किसानों की भीड़ से एक गूंज निकली, एक चित्कार निकली कि आप हमारे नेता हैं, आप हमारे सरदार हैं। फिर पूरा मैदान एक नाम से गूंज पड़ा और वो नाम था सरदार। उस दिन पटेल साहब को कोई नाम नहीं दिया गया, कोई पद नहीं दिया गया और ना ही कोई सरकारी घोषणा की गई, लेकिन किसानों ने अपने दिल से वल्लभ भाई पटेल को एक नाम दिया, सरदार। और उसी दिन से वल्लभ भाई पटेल साहब बन गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये कहानी थी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम किसने दिया। अभी तक हमने पटेल साहब के जीवन से जुड़ी बहुत सारी घटनाओं के बारे में बात की। चलो अब मैं आपको उनके बचपन की एक घटना के बारे में बताता हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि वो कितने साहसी थे। कहते हैं कि बचपन में पटेल साहब के शरीर पर एक फोड़ा हो गया था। फोड़े में पस भर गया था और उन्हें दर्द भी हो रहा था। तो उनके माता पिता ने एक वैद्य से उनको दिखाया, तो वैद्य ने कहा कि इसे गर्म लोहे से फोड़ना पड़ेगा। अब उस फोड़े को गर्म लोहे से फोड़ने के लिए वैद्य भी डर रहे थे और पटेल साहब के माता पिता भी डर रहे थे। तभी पटेल साहब ने एक गर्म लोहे को लिया और अपने फोड़े पर डालकर उसे फोड़ दिया। ये उनके बचपन की एक छोटी सी घटना है, लेकिन इससे पता चलता है कि वो अंदर से कितने मजबूत थे और कितने निडर थे। जिस फोड़े को गर्म लोहे से फोड़ने के लिए वैद्य भी डर रहे थे, अपने शरीर पर लगे उसी फोड़े को पटेल साहब ने बड़ी आसानी से गर्म लोहे दाग कर फोड़ दिया। उनके बचपन की ये घटना उनके व्यक्तित्व को बताती है, उनके निडर रूप को बताती है और आगे चलकर ये सच भी साबित हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता के पास ना तो कोई बड़ी संपत्ति थी और ना ही कोई विशेष सुविधा, लेकिन बावजूद इसके पटेल साहब के अंदर था कुछ बड़ा करने का सपना। उन दिनों पढ़ाई करना इतना आसान नहीं था, संसाधन सीमित थी, किताब की कमी थी और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। कहा जाता है कि बहुत बार पटेल साहब ने दूसरों से किताबें उधार में लेकर पढ़ाई की। धीरे धीरे उन्होंने कानून की पढ़ाई की और एक वकील बन गए। लेकिन पटेल साहब यहाँ नहीं रुके। उनका सपना था इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बनना। उस समय किसी आम इंसान के लिए इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करना इतना आसान काम नहीं था। ये सपना बहुत बड़ा था और उसमें खर्च भी बहुत था, लेकिन बावजूद इसके पटेल साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने खूब मेहनत की, पैसे बचाए और अपने सपनों को जिंदा रखा। 1910 में पटेल साहब बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए इंग्लैंड पहुंच गए। उन्होंने खूब मेहनत की और वहां पर उनका नाम एक होनहार छात्र के रूप में लिया जाता था। 1913 में उन्होंने पढ़ाई पूरी की, वो वकील से बैरिस्टर बन गए, लेकिन बावजूद इसके वो इंग्लैंड में रुके नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, जनता की सेवा, समर्पण और देश की आज़ादी। और इसके लिए सरदार पटेल ने अपने पूरे जीवन को कुर्बान कर दिया। दोस्तों, अगर सरदार पटेल ना होते तो हमारा देश का नक्शा आज बिल्कुल अलग होता। यहाँ पर आज मैंने उनके जीवन से जुड़ी कुछ ही घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन इसके अलावा भी पटेल साहब ने बहुत सारा काम किया। सरदार पटेल साहब ने देश के लिए जो काम किया उसे हमारा देश कभी भूल नहीं सकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मुझे लगता है कि पटेल साहब को ये पुरस्कार बहुत ही पहले मिलना चाहिए था, लेकिन चलो देर से ही सही, लेकिन हमारे देश को यह एहसास हुआ कि एक ज़रूरी काम बाकी रह गया है और वो काम 1991 में पूरा किया गया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वैसे तो सरदार पटेल के जीवन से जुड़ी और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन इससे वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर समय मिला तो सरदार पटेल साहब के ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। आज की कहानी को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।